किसी का कैरियर, किसी का भविष्य किसी के अध्यक्ष बन जाने से या ना बन जाने से कहीं प्रभावित होने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश जी पे सब लोग भरोसा रखें। आंवला में जब चुनाव आता है विधानसभा का, मंत्री जी घोषणा करते हैं कि मैं आंवला में चीनी मिल लगवाऊंगा। मंत्री जी हर चुनाव में घोषणा करते हैं कि मैं अगर अब की विधायक बना तो आंवला को जिला घोषित करवाऊंगा। आप मुझे बताओ, इतने लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के बावजूद आंवला में उद्योग के नाम पर कितने उद्योग धंधे के लिए वहाँ लगाए गए? आंवला जिला बनाने की मांग क्या पूरी हो गई? चीनी मिल लगाने की मांग पूरी हो गई? आंवला में सड़कों का खस्ता हाल आप स्वयं देख रहे हो, कितना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात, वो जिस विभाग के मंत्री हैं तो वो पशुधन तक को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। गौशालाओं की हालत आंवला में जाके देखो, कितना बुरा हाल है। समाजवादी पार्टी के आपसे पहले या शायद बाद में जो जिलाध्यक्ष रहे अगम मौर्य जी, उन पर ब्लॉक प्रमुख बनाने के नाम पर 35 या 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, जो कि अखबारों में भी छपा, लोगों के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं भी चल रही हैं। आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? अखबारों में या सोशल मीडिया पे लिखा जाना अलग बात है, मगर किसी ने लिखित में शिकायत नहीं की, किसी ने सामने आके बात नहीं की कि हमसे हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कुछ लोगों ने हो सकता है दुष्प्रचार किया हो, लेकिन अभी तक कोई ये कहने वाला हम लोगों के सामने या पार्टी के नेताओं के सामने नहीं आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर वो लिखित में शिकायत देता है, इसके बारे में बात चल रही है, अभी भी ये मामला गरमाया हुआ है, तो पार्टी कार्रवाई करेगी? अगर लिखित में शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से हम अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे, उसके बाद जो फैसला होगा उस पर निर्णय वहीं से होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से बरेली जिले के नए कप्तान यानी कि जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप जिलाध्यक्ष बने तो आपको क्या लगता है कि बरेली जिले की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर समाजवादी पार्टी की जो सबसे ज़्यादा कमजोरी रही है वो क्या क्या है और उनको किस प्रकार सॉर्ट आउट किया जाएगा? मैं समझता हूँ नतीजे भले ही हमारे पक्ष में ना आए हों पिछले चुनावों में, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज जिले की सभी 9 विधानसभाओं में बहुत मजबूत है। चाहे वोटर की संख्या का हम लोग आंकड़ा ले लें और चाहे जो है कार्यकर्ताओं की फौज का आंकड़ा हम लोग जुटा लें, तो समाजवादी पार्टी कहीं विपक्षी दल से 19 नहीं है। परिणाम भले ही आशा अनुरूप नहीं निकल पाए। अब कार्यकर्ताओं को इसी बात के लिए हमें प्रेरित करना है 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए। एक तो हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़वानी है, दूसरे बूथवार हम इस बात का अध्ययन करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं कि किस तरह से जो हम 27 में जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे, वहाँ उस हार को हम जीत के परिणाम में कैसे बदलें, इस पर हम बहुत गहराई से मंथन कर रहे हैं। अभी आपने कहा समाजवादी पार्टी जो है विपक्षी रूप में 19 नहीं है, मगर जो जनता है वो ये कहती है जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो ब्लॉक को घेरना हो, किसी का काम कराना हो। जैसे कि आज अभी हाल ही में बिजली की बहुत समस्याएं हैं, तो समाजवादी पार्टी के प्रति जनता की राय है वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो अपने कार्यालय से ही राजनीति करते हैं। जनता की समस्याओं को ना तो ब्लॉक स्तर पर धरना देते हैं, ना जिला स्तर पर धरना देते हैं, और देते भी हैं तो 2-4 घंटे रुके, ना तो कोई अनशन देखने को मिलता है, ना कोई बड़ा धरना देखने को मिलता है। ऑफिस से ही लगातार अपने कार्यक्रम उनके चलते रहते हैं। आखिर जनता की लड़ाई जो विपक्ष को जिस प्रकार लड़नी चाहिए वो आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी अभी ठीक तरीके से नहीं लड़ रही है? समाजवादी पार्टी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है, और अगर पिछले इतिहास पर नज़र डालें तो जितने बड़े बड़े धरने, आंदोलन और प्रदर्शन समाजवादियों ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके आसपास भी नहीं ठहर पाई। हमने तो, जो आप अनशन की बात कर रहे हैं, हमने लगातार 3-3 दिन के डेरा डालो और घेरा डालो आंदोलन के नाम से कलेक्ट्रेट को घेरने का काम किया और अधिकारियों को जनता के हित में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। कोई भी जनता की समस्या हुई, बिजली की समस्या हुई या कानून व्यवस्था की बात आई या दूसरे तमाम मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हुआ, सड़क बढ़वाने की बात हो, तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर एक लंबा इतिहास समाजवादियों का संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में भी आपको समाजवादी पार्टी लगातार जनता की लड़ाई लड़ते हुए दिखेगी और सड़कों पर उतरकर हम लोग आए दिन संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। सर, जैसे आपने संघर्ष की बात की,
तो आंवला विधानसभा की जो 9 सीटें हैं, अभी कुछ ही दिन पहले ही मैंने महानगर अध्यक्ष सलीम सुल्तानी खां के साथ बातचीत की थी। आपने जो संघर्ष की बात की है, तो बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों पर आपके प्रत्याशी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कहीं कहीं पे दर्जन भर हैं, कहीं पे 2 दर्जन भर हैं, तो उनके भी जो संघर्ष है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है और अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करें। तो लोगों को टिकट मांगने का हक है और वो मांग भी रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी साइकिल का निशान लेके भेज देंगे, सारे प्रत्याशी जो दावेदार हैं वो उस प्रत्याशी की मदद करेंगे जिसे माननीय अखिलेश यादव जी सिंबल लेके भेजेंगे। संगठन लगातार कार्य करता है, चाहे जिलाध्यक्ष आप रहें, चाहे पूर्व में रहें, चाहे आने वाले समय में भी कोई रहेगा। संगठन तो अपना लगातार कार्य करता ही रहेगा, बस कार्यशैली की बात रहती है। मगर संगठन भी तो कुछ नामों का सजेशन देता होगा, जैसे जहाँ 24 हैं, जहाँ 20 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि संगठन को भी बुला करके उनको समझाना चाहिए कि भाई ये 5 लोग आप तैयारी करो, इनमें से हम भी राय देंगे, क्योंकि संगठन का भी तो दायित्व बनता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे संगठन का जो कार्यकर्ता जो रिपोर्ट देता है हम उसके आधार पर ही काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 403 विधानसभाओं पर 1 बाई 1 अपने हिसाब से वहाँ इतनी मॉनिटरिंग कर पाएंगे जितना संगठन कर सकता है। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबी है और ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम सामान्य कार्यकर्ता से लेकर और बड़े नेता तक हमारे यहाँ टिकट मांग सकता है। पार्टी अपने स्तर से सर्वे कराती है, पार्टी के नेताओं से राय लेती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय लेती है और जो धरातल पर मजबूत नज़र आता है, जिसको लेकर ये जब जनता से हम लोग मिलते हैं, जानकारी लेते हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि ये चुनाव जीत सकता है, निश्चित रूप से उसके पक्ष में टिकट भी आता है और वो चुनाव भी लड़ता है। बाकी रही बात ये कि 2 दावेदार, 4 दावेदार या उससे ज़्यादा दावेदार हैं, तो उन दावेदारों को सबसे बैठ के चुनाव से पहले हम लोग बात भी करेंगे और हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि हमारे जो बाकी के दावेदार हैं वो उस प्रत्याशी की मदद करेंगे जिसे माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव चिन्ह साइकिल लेके भेजेंगे। समाजवादी पार्टी के जो बहुत से दावेदार हैं, मैं लगभग ज़्यादातर लोगों से मिला हूँ, किसी से बात की है, किसी से वैसे पर्सनली मिला हूँ। सब लोग ये मानते हैं कि आपने जैसे कहा चुनाव से पहले बात करेंगे, अगर वो बात अभी हो जाए तो सकारात्मक ज़्यादा परिणाम निकल सकता है। देखिए, जब तक किसी को सिंबल नहीं मिल रहा है तब तक किसी पे इस बात के लिए अंकुश नहीं लगाया जा सकता कि वो टिकट नहीं मांगेगा। सारे दावेदार अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, जिसे पार्टी मजबूत समझेगी, जिसे पार्टी जिताऊ समझेगी, उसके लिए टिकट मिल जाएगा और जब टिकट हो जाएगा तो बाकी सारे दावेदारों से बैठ के बात कर ली जाएगी और निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो उन सबको समायोजित भी किया जाएगा। आपसे मिलने से पहले मैंने बहुत से लोगों से बात की, आपके बारे में जानना चाहा। लोगों ने बताया आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और आप जो बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। तो अभी मैं गांव से एक बात भी करके आया, जैसे आपने कहा चुनाव से पहले हम मना लेंगे, आपको लगता है मान जाएंगे? उम्मीद तो यही है और भरोसा भी है क्योंकि पिछली बार का एक उदाहरण रहा था आंवला विधानसभा के अंदर, डॉक्टर जीराज यादव को आप सबने मनाया मगर वो माने नहीं। इस बार परिस्थितियां अलग हैं। पिछले 10 सालों में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, लोग इस सरकार से बहुत परेशान हैं। आप तो मैं खुद देखता हूँ, गांव-गांव जाके समस्याएं सुन रहे हैं। आज ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई समाज नहीं है जो इस सरकार से पीड़ित ना हो और ख़ास तौर पे किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। चूँकि आपकी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण है तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से महसूस भी करते होंगे। गांव का किसान इतना परेशान है कि जब उसकी फसल पैदा होती है तो उसको वाजिब कीमत नहीं मिल पाती, खाद की ज़रूरत तो खाद नहीं मिल पाती, खेतों में पानी लगाने की ज़रूरत तो बिजली नहीं मिल पाती और फसल तैयार करना भी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। गांव-गांव जो सांडों का झुंड घूम रहा है, सारे किसानों को, उसके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों को बारी बारी, जैसे सरकारी कर्मचारी ड्यूटी करते हैं उसी तरह से बारी बारी चौकीदारी करनी पड़ रही है। जैसे तैसे फसल तैयार कर पाता है और मैं तो ये देख रहा हूँ जब जब फसल तैयार होती है सन 2014 के बाद, पता नहीं प्रकृति का कैसा प्रकोप है, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे तिलहन की फसल हो, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी ज़रूर आती है
जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और किसान अपना माथा पीटने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जब किसी किसान की फसल तबाह होती है तो जाने कितने उम्मीदों का उसका गला घुट जाता है। क्योंकि किसान जब उसकी लहलाती फसल अपने खेत में देखता है तो उस फसल को देख के उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। कोई किसान सोचता है कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले इस साल कर दूंगा, कोई मकान बनवाने की सोचता है, कोई बच्चों को अच्छे कपड़े बनवाने की कोशिश करता है। लेकिन जब फसल तबाह हो जाती तो उसकी उम्मीदें पूरी तरह से धराशायी हो जाती हैं। तो इस सरकार से लोग परेशान हैं और सबने मन बना लिया है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और प्रदेश को नए रास्ते पर ले जाने के लिए, विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए अगर लोगों की उम्मीद किसी के ऊपर टिकी हुई है तो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर। अध्यक्ष जी, अभी मैं आपके पास आया हूँ, उससे पहले एक गांव में गया था, कथरोई ठाकुरान में जी। वहाँ मैंने लोगों से बात की। मैंने कहा मैं मिलने जा रहा हूँ आपसे, उनको बताया तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य जी पर हमने भरोसा किया, उनको वोट दिया, सोचा था कि वो विकास करेंगे। बोले समाजवादी पार्टी बात करती है पीडीए फॉर्मूले की। वो कह रहे थे जब हमने सांसद जी को जिताया नीरज मौर्य के लिए, उन्होंने गाँव में लाइटें लगवाईं और जब उन्होंने लाइटें लगाई तो पीडीए के फॉर्मूले की धज्जियाँ उड़ा दी। जितनी भी लाइटें लगवाईं ज़्यादातर मौर्य समाज के लोगों ने लगवाईं। बोले ऐसे ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वो कुछ अपने जो लोग हैं उन्हीं का काम करती है, कहती तो पीडीए की बात है मगर फिर बाद में करती कुछ और है। बोले अगर हम उनका साथ दें वो हमें कैसे भरोसा दिलाएंगे कि ऐसा नहीं होगा। एक बार भरोसा किया तो उन्होंने लाइटें गड़बड़ कर दी। माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लैपटॉप बांटे गए, पूरे जनपद में लैपटॉप बटे। आप सूची निकलवा लें प्रशासन से, उसमें आप लिस्ट अगर निकलवा के देखें तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सभी समाजों के लोगों को बांटे गए या कहीं पक्षपात हुआ। कन्या विद्याधन बांटा गया। कन्या विद्याधन की अगर सूची आपको आराम से जिला प्रशासन के माध्यम से मिल जाएगी, उस सूची को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई पक्षपात किए बिना जितने भी समाज के लोग हैं उन सबको निष्पक्ष भाव से वो कन्या विद्याधन दिया गया। बेरोजगारी भत्ता भी किसी तरह का पक्षपात किए बिना दिया गया। तो केवल और केवल विपक्ष के लोग इस बात का दुष्प्रचार करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की सोच बहुत अलग है और इसी प्रोग्रेसिव सोच की वजह से आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर दिखा दिया है। और हमें उम्मीद है कि जब अगली बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं कहलाएगा बल्कि देश का सर्वोत्तम प्रदेश कहलाएगा। ये आप लोग जब माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस बात को आप लोग भी एहसास करेंगे। बिल्कुल अध्यक्ष जी, आपने जो लैपटॉप और जो सारी बातें कही इनकी लिस्ट भी मिल जाएगी, मगर जो मैंने कहा आप भी एक बार उसकी लिस्ट निकलवा कर चेक करिए। फिलहाल आपने कहा मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में, तो गाँव की जो जनता है उसको लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अगर एक लाइट भी कहीं गड़बड़ होती है तो उसी सीधे आरोप पार्टी पर लगाती है। उसके बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बरेली जिले की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर के जब से आपका नाम फाइनल हुआ है, चाहे आप इसको विपक्ष का आरोप माने चाहे पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कहें, तो उन्होंने ये कहा, बोले अब जो यादव समाज के लोग जो टिकट मांग रहे थे चाहे बिथरी में या आंवला के अंदर, बोले इनका तो कैरियर खतरे में चला गया। अब यादव समाज का टिकट बरेली जिले के अंदर नहीं होगा। बहुत से प्रत्याशियों ने भी ये कहा कि आंवला मतलब बरेली की जो 9 विधानसभा सीटें हैं हर बार एक यादव को टिकट मिलता रहा है, तो क्या आपकी बार ऐसा हुआ? पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे तो 2002 में माननीय वीरपाल सिंह जी यहाँ जिलाध्यक्ष भी थे और विधानसभा का चुनाव भी लड़े। 2012 में वीरपाल जी जिलाध्यक्ष भी थे और आदरणीय महिपाल सिंह जी आंवला से विधानसभा का चुनाव भी लड़े। पार्टी हर हालत में प्रदेश के विकास के लिए सरकार में आना चाहती है और हमारी कोशिश ये रहेगी जो जिताऊ प्रत्याशी, जो मजबूत प्रत्याशी हो, जो दावेदार क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहा होगा, जनता ये चाहती होगी कि वो चुनाव जीते उसके क्षेत्र से, तो ऐसे ही दमदार प्रत्याशी को और जिताऊ प्रत्याशी को माननीय अखिलेश जी टिकट देंगे और बरेली का संगठन पूरी ताकत के साथ उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। किसी का कैरियर, किसी का भविष्य किसी के अध्यक्ष बन जाने से या ना बन जाने से कहीं प्रभावित होने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश जी पे सब लोग भरोसा रखें और उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, किसानों के
भविष्य को संभालने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए सब लोग जिसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साइकिल का निशान दे दें, उसे जिता के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम समाजवादी करें। पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता ये कहते हैं कि पार्टी जो है वो बूथ स्तर पर बहुत कमज़ोर है। तमाम जिला अध्यक्ष रहे, जब ऑफिस में आते हैं तब तो जितने बूथ अध्यक्ष हैं वो भी अब अपनी रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ऐसा है और ये मेहनत की, वो मेहनत की। मगर ज़मीनी हकीकत पर समाजवादी के पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं लगभग 20,000 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, उन्होंने ये कहा कि बूथ स्तर पर भी बदलाव पार्टी नहीं कर पा रही है, वहाँ पर भी थोड़ा बदलाव की आवश्यकता देखिए, है। आज 5वां दिन है मुझे अध्यक्ष बने हुए। पहले दिन जिस दिन मेरे मनोनयन का पत्र जारी हुआ, शाम हो चुकी थी। अगले दिन 22 तारीख को पत्र जारी हुआ। 23 तारीख को मैं जब पार्टी कार्यालय आया तो पूरे ज़िले के हज़ारों लोग यहाँ मौजूद थे। कार्यालय में अंदर से लेकर ऊपर से लेकर बाहर तक खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उस दिन मैंने अपने संबोधन में कहा था कि स्वागत की परंपरा सरकार बनाने के बाद करें, हमें स्वागत नहीं काम चाहिए। और उसी दिन जो हमारे विधानसभा अध्यक्षगण आए थे, हमने उनकी मीटिंग ली। कल जो हमारे फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष हैं उनकी बैठक ली है। हम लोग विधिवत बूथों पर काम कर रहे हैं। 3 कैटेगरी में हम लोग बूथों पे काम कर रहे हैं। जो हमारी सबसे कमज़ोर कैटेगरी है उसमें हमने अपने जो फ्रंटल संगठन के लोग हैं या प्रमुख नेताओं की सूची हम तैयार करा रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, हम केवल 2-2 बूथों की जिम्मेदारी अपने उन साथियों को देंगे और उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी तो जो हमारे सबसे कमज़ोर बूथ हैं उन्हें सबसे मजबूत बूथों में बदलें और वहाँ भी समाजवादी पार्टी जहाँ हम कमज़ोर रहे वहाँ जीत के आ जाए। और आप देखिएगा इस बार हर नेता की, हर अध्यक्ष की अपनी कार्यशैली होती है। चूँकि हम लोग बुनियादी रूप से संगठन के लोग हैं, इसलिए कैसे काम करना है, किस बूथ पर किसकी ज़रूरत है, बाकायदा उसका एक खाका खींच के हम लोग काम कर रहे हैं। रूट लेवल पे काम होगा। और जो लोगों की शिकायत है कि बूथ पे समाजवादी पार्टी मजबूत नज़र नहीं आती, 2 महीने के अंदर बूथों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई मजबूत नज़र आएगा तो समाजवादी पार्टी नज़र आएगी। नहीं, ये तो आपकी लोग प्रशंसा करते हैं कि आपके बारे में बोलते हैं, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, संगठन में लगातार कार्य भी किया मगर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की। बाकी जितने भी रहे वो चुनाव लड़ने की इच्छा से ज़्यादा रहे। हालांकि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी बरेली के अंदर जो विकास की परियोजनाएं गिना रही है, लगातार बता रही है इतना करोड़ का विकास किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, और भी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं यहाँ उनके सिटिंग एमएलए हैं, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को कार्य गिना रहे हैं, 9 साल की उपलब्धियां जनता के बीच बता रहे हैं। आप उनके 9 साल के कार्यकाल को किस प्रकार देख रहे हैं? अगर बरेली जनपद की बात करें तो झूठी घोषणाओं के अलावा और जनता को भ्रमित करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई दूसरा काम नहीं किया। उदाहरण के तौर पर अगर हम आंवला की ही बात करें, जहाँ के आप रहने वाले हैं और हमारा भी बहुत आना जाना आंवला में रहता है, लगाव भी और जुड़ाव भी आंवला से बहुत है। माननीय मंत्री जी शायद 5वीं या 6ठी बार विधायक हैं और लगातार जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वो मंत्री भी रहे। आंवला में जब चुनाव आता है विधानसभा का, मंत्री जी घोषणा करते हैं कि मैं आंवला में चीनी मिल लगवाऊंगा। मंत्री जी हर चुनाव में घोषणा करते हैं कि मैं अगर अब की विधायक बना तो आंवला को जिला घोषित करवाऊंगा। आप मुझे बताओ, इतने लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के बावजूद आंवला में उद्योग के नाम पर कितने उद्योग धंधे के लिए वहाँ लगाए गए? आंवला जिला बनाने की मांग क्या पूरी हो गई? चीनी मिल लगाने की मांग पूरी हो गई? आंवला में सड़कों का खस्ता हाल आप स्वयं देख रहे हो कितना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात, वो जिस विभाग के मंत्री हैं तो वो पशुधन तक को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक गौशालाओं की हालत आंवला में जाके देखो कितना बुरा हाल है। गायें सड़कों पर भूखी प्यासी तड़प रही हैं और मंत्री जी अपना विकास करने में लगे, उन्हें आंवला के विकास से कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो पूरे ज़िले में यही हाल है। स्मार्ट सिटी घोषित हुए कितना लंबा समय बरेली महानगर को हो गया, लेकिन महानगर में हर तरफ आपको सड़कों का बुरा हाल मिलेगा। किसी शहर के किसी हिस्से में निकल जाओ, आपको सिवाय जाम के और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ना तो कोई प्लानिंग है इनके पास, ना किसी तरह की कार्य योजना है जिससे बरेली विकसित नज़र आए। बिजली का बुरा हाल है। 10 साल पहले जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिजली के कई कारखाने संयंत्र लगवाए थे। उसका परिणाम ये आया था कि पिछले जो इस कार्यकाल से पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था,
तो उसमें बड़ा ढिंढोरा बीजेपी के लोग पीटते थे कि बिजली व्यवस्था हमने सुधार दी है। मगर अब जब 5 साल दोबारा से उन्हें काम करने का मौका मिला और लोड लगातार बढ़ा, आबादी बढ़ी, बिजली की खपत बढ़ी और ज़रूरत महसूस हुई, तब अब लोगों को एहसास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली कितनी खराब स्थिति में पहुंच गई है। और उसका कारण ये है कि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी बिजली बनाने का एक भी कारखाना स्थापित नहीं कर पाई है और उसका दुष्परिणाम अब जनता को झेलना पड़ेगा। बिजली की त्राही त्राही मची हुई, अभी तो 3 ही 4 दिन हुए गर्मी बढ़े हुए। आप बरेली महानगर की स्थिति उठा के देख लो, देहातों में तो 20-20 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। शहरों का भी ये हाल है कि 24-24 घंटे लोगों को बिजली देखने को नहीं मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि चाहे विकास के मुद्दे पर, चाहे बिजली के मुद्दे पर, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, जो जनहित के काम हैं, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल साबित हो रही है। और लोगों ने मन बना लिया है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी 43, गठबंधन हमारा 43 सीटें जीत के सबसे बड़ा यहाँ हम लोग पार्टी बने थे, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। गठबंधन रहेगा? ये निर्णय हमारे बड़े नेताओं का है और गठबंधन रहे ये हम लोगों की सबकी ख्वाहिश है, लेकिन हम बुनियादी स्तर पर इतना अपने आप को मजबूत कर लेंगे कि बरेली जनपद की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बहुत से कार्यकर्ता भी, जो एक फार्मूला है पीडीए फार्मूला, तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। बोले P4 पिटाई, D4 डकैती और A4 अपहरण। समाजवादी पार्टी सरकार आई तो ये तीनों काम वो ऐसा 10 सालों में कहते हुए सुना जाता है। रोज का अखबार उठा के आप देख लो, रोज का अखबार उठा के देख लो, सिवाय अपराधों के अलावा अखबार में कोई ठीक खबर दिखाई नहीं पड़ती। जैसे ही आप पन्ना खोलेंगे, और इसका अभी ताज़ा प्रमाण है, छोटी छोटी हत्याओं, बाढ़, डकैती, बलात्कार, ये सारी घटनाओं की तो बाढ़ सी आ गई है। अभी इतनी बड़ी घटना हुई बदायूं के अंदर, फैक्ट्री के अंदर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई अधिकारियों की। और कितनी कार्रवाई, और कोई अपराधी होता तो उसके सीधे सीधे गोली मार दी जाती, बुलडोजर चला के उसके घर तोड़ दिए गए। क्यों नहीं तोड़े गए उन अपराधियों के बुलडोजर से घर? क्यों केवल हाफ इनकाउंटर के नाम पर फर्जी उसको घायल दिखाया गया? बाकी अपराधियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है बदायूं के अंदर, उस तरह का व्यवहार क्यों नहीं अपराधियों के साथ किया गया? और एक अकेली यही घटना नहीं है, एक बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश का, दिखावे के लिए पुलिस उसे ढूंढती घूम रही थी, मगर वो क्रिकेट खेल रहे थे। एक बलात्कारी के लिए गोली मार दी जाती है और उसका घर तोड़ दिया जाता है, दूसरा बलात्कारी आराम से घूमता है जगह जगह। जब दबाव डालते विपक्षी दल तब उसकी गिरफ्तारी होती है। तो सरकार पक्षपात कर रही है। समाजवादी पार्टी का पीडीए लोगों को न्याय देने के लिए बना है, और पीडीए का मतलब जो पीड़ित हैं, जो दुखित हैं, जो अपमानित हैं, वो सब पीडीए का हिस्सा हैं। इसमें सबकी भागीदारी है। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, ये जो दुष्प्रचार करती है भारतीय जनता पार्टी, उस दुष्प्रचार का जवाब भी 2024 के चुनाव में दिया। 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव से पहले, देश के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, और उत्तर प्रदेश में वो 80 के 80 लोकसभा जीतने की दावा कर रहे थे। मगर जनता ने दिखा दिया कि अब तुम्हारे झूठ और फरेब में, तुम्हारे जो प्रपंच हैं, उन प्रपंचों में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। और उसने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। और अब की जब विधानसभा का चुनाव 2027 में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। एक सोशल मीडिया यूजर हैं, जब मैंने आपके बारे में फ़ोटो डाला था और राय ली थी, तो उन्होंने कहा था कि धुलेश भैया जो हैं अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हैं और उनको ज़्यादातर बातें पता रहती हैं। तो उन्होंने कहा एक बात पूछ लेना कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी में कब आ रहे हैं? किसी को पार्टी में लेना ना लेना ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश नेतृत्व का फैसला है। बरेली की ज़्यादा आपको जानकारी रहती है? नहीं, मुझे इस तरह की अभी कोई जानकारी नहीं है। जो होगा सामने होगा। पुरानी गांव की कहावत है, ऊँट की चोरी न्यूरे न्यूरे नहीं होती है। अगर शामिल होना होगा तो भी सामने आएंगे, नहीं शामिल होगा तब भी सामने आएंगे। लेकिन ये फैसला, ये निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारा प्रदेश नेतृत्व लेगा। समाजवादी पार्टी के आपसे पहले
या शायद बाद में जो जिलाध्यक्ष रहे अगम मौर्य जी, उन पर ब्लॉक प्रमुख बनाने के नाम पर 35 या 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, जो कि अखबारों में भी छपा, लोगों के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं भी चल रही हैं। आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? अखबारों में या सोशल मीडिया पे लिखा जाना अलग बात है, मगर किसी ने लिखित में शिकायत नहीं की, किसी ने सामने आके बात नहीं की कि हमसे हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कुछ लोगों ने हो सकता है दुष्प्रचार किया हो, लेकिन अभी तक कोई ये कहने वाला हम लोगों के सामने या पार्टी के नेताओं के सामने नहीं आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर वो लिखित में शिकायत देता है, इसके बारे में बात चल रही है, अभी भी ये मामला गरमाया हुआ है, तो पार्टी कार्रवाई करेगी? अगर लिखित में शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से हम अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे, उसके बाद जो फैसला होगा उस पर निर्णय वहीं से होगा। समाजवादी पार्टी, जैसा आपने कहा 2027 में सरकार बनेगी, अगर सरकार बनी तो बरेली के लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? बरेली का समुचित विकास और बरेली की पहचान जो उद्योग धंधों के रूप में थी, सारे उद्योग धंधे आज की तारीख में बरेली में लगभग बंद हो चुके हैं। बरेली के नौजवान दूसरे शहरों में पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद ये बहुत दूर नहीं पड़ते हैं बरेली से, लेकिन फिर भी हमारी प्रतिभाएं शहर से बाहर जा रही हैं। अगर सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी बने तो हम लोग उनसे कोशिश करके जो मृतप्राय उद्योग धंधे हैं उन्हें दोबारा चलवाने के लिए और नए नए उद्योग लगवाने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे बरेली के नौजवानों को बरेली में ही रोजगार मिल सके। अभी हाल ही में बड़े बड़े अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बता रहे हैं, और ये बात सत्य भी है कि आंवला के अंदर औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है, जिसके लिए भूमि अभी चिन्हित कर ली गई है और वो ली जाएंगी। अलीगंज और ये गैनी वाला जो रोड है, इस पर कई फैक्ट्रियाँ भी लगी हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियाँ बता रही है। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्री लगना एक दूसरा विषय है, लेकिन सरकारी कोई उद्योग भारतीय जनता पार्टी के आंवला तो छोड़िए, पूरे जनपद में भी एक भी सरकारी फैक्ट्री लगाई हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। दावा 2014 के लोकसभा से पहले जो आज देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। आप लगा लो 2014 से 2026 हो गई, 12 साल उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए हो गया। 2 करोड़ को अगर गुणा करें तो 24 करोड़ नौजवानों को उनके हिसाब से अब तक रोजगार मिल जाना चाहिए था। आप आंकड़े निकलवा लो, 24 करोड़ नौजवान तो छोड़ो, 24,000 नौजवानों को भी अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी उद्योगों में कहीं रोजगार मिला हो तो आप बता दें मुझे। सिलेंडर की किल्लत को लेकर भी बहुत सारी खबरें चली, कुछ ने उसे अफवाह बताया, कुछ ने हकीकत बताया, मगर आज भी हकीकत ये है कि OTP जिस पर है और ज़्यादातर कनेक्शन जो है, पहले जिस आसानी सिलेंडर मिल रहा था अभी नहीं मिल रहा है। किसकी लापरवाही मानना है, कमी मानना है गैस की, आप क्या मानना है? इसके लिए तो सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। जो जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाए, वो सरकार, तो हम लोग नारा लगाते थे रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज सिलेंडर कितना महंगा हो गया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब 400 रुपये का सिलेंडर हुआ तो कितना हल्ला मचाते थे, आज 1000 रुपये से महंगा सिलेंडर हो गया है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी को लोगों को लाइन में लगाने की आदत है, उन्हें आदत पड़ गई है। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी देश की गद्दी पर बैठे, नोटबंदी के बाद सबको लाइन में लगाया। कोरोना के दौरान किस तरह की मारामारी रही, लोग कितने दूर दूर से पैदल चल के आए, लोगों को अपने स्थानों से पलायन करना पड़ा, सड़कों पर लंबी लाइनें लगी हुई थी अपने घर वापसी करने वालों को, उन्हें घर पहुंचाने के साधन तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। और अभी सिलेंडरों में भी जब सिलेंडर की गैस की कमी पड़ी तो आपने देखा होगा कि जो उद्योग धंधे वाले शहर हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, या दूसरे जो मैं तो आसपास के जिलों के नाम ले रहा हूँ, दूसरे प्रदेशों में पंजाब से बड़े पैमाने पर, राजस्थान और गुजरात से बड़े पैमाने पर लोग पलायन करके अपने गांव को इसलिए वापस लौट रहे थे क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। गांव जाकर जो हम लोग पुराना साधन था चूल्हा, जिस पर लकड़ी और उपलों से खाना पकाया जाता है, केवल लकड़ी और उपले उपलब्ध हो जाएं, इसलिए वो वहाँ अपना काम धंधा और रोजगार छोड़ के वापस अपने गांव लौट के आए। तो ये नाकारापन और ये नाकामयाबी सरकार की है, और सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए कि सरकार की
जो जनता की मूलभूत ज़रूरतें हैं उसे वो पूरा करे। देखिए, बरेली की पहचान रही कभी रबड़ फैक्ट्री, आज बंद है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उसको चालू कर पाएगी? वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है और केंद्र सरकार उसमें, कोर्ट और केंद्र सरकार के मामले में वो उलझा हुआ है मामला, और किन की वजह से बंद हुई ये जरूर हम कहना चाहते हैं। लगातार उस फैक्ट्री के अंदर श्रमिक आंदोलन होते रहे। भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता के इशारे पर मैनेजमेंट के खिलाफ एक माहौल बनाया गया। कौन नेता? सब लोग जानते हैं, पूरी बरेली जानती है कि किस नेता के वजह से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री नहीं थी वो, केवल एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। और एक वक्त ये था कि उस फैक्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी भी नौकरी छोड़कर वहाँ नौकरी करना चाहता था। इतनी बेहतरीन वहाँ व्यवस्थाएं थीं कि लोग शाम को अक्सर अपने परिवार के साथ पिकनिक के तौर पर घूमने भी जाते थे। मैनेजमेंट को जब लगातार परेशान किया गया तो नतीजा ये हुआ कि वो फैक्ट्री आज बंद हो गई। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 150 से ज़्यादा लोगों ने, जो वहाँ एम्प्लॉई थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके बकाया जो उनका सैलरी का या पीएफ और उसका पैसा फंसा रह गया था, उसका भुगतान तक नहीं हो पाया और उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो बेरोजगार हो गए थे। अकेली सिंथेटिक फैक्ट्री बंद नहीं हुई, रबड़ फैक्ट्री अकेले बंद नहीं हुई, टर्पनटाइन फैक्ट्री कितनी बड़ी थी, बंद हो गई, बिमको बंद होने की कगार पे है। तो बरेली में जितनी भी फैक्ट्रियां थीं आज लगभग सभी बंद हो चुकी हैं। उद्योग धंधे, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उद्योग धंधे के नाम पर आज बरेली जीरो है। यहाँ की प्रतिभाएं हैं वो सब दूसरे शहरों में पलायन कर रही हैं। और जब तक किसी जिले में, किसी जनपद में उद्योग नहीं होता है तब तक बेरोजगारी होती है, और बेरोजगारी जब भी होगी तो हताशा बढ़ेगी, और जब हताशा बढ़ेगी बेरोजगार के लिए कोई ना कोई तो इसीलिए अपराध बढ़ते हैं और इसीलिए से नौजवान कुंठा में जाते हैं और आत्महत्याएं करते हैं। बरेली जिले के लिए प्रस्तावित क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो कि लखनऊ के लिए चला गया, जिसका खुलासा सांसद जी के द्वारा ही हुआ, लोगों को ज़्यादातर पता चला। अब जो हॉस्पिटल तो लखनऊ चला ही गया, आप लोग क्या सरकार में जो लोग हैं, जिम्मेदार नेता हैं, जीते हुए विधायक हैं, उन पर दबाव बनाएंगे या फिर आपकी सरकार बनेगी तो उससे बड़ा लाएंगे? क्या प्लान अच्छा, है? इस सरकार से क्या उम्मीद करो? वैसे आपको क्या लगता है? इस सरकार एक से छोटा सवाल क्या ये है क्या उम्मीद करो? कि बरेली में आप रहते हैं लगातार, बरेली में जगह की कमी है? जगह उपलब्ध होना इस सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर होता है। सरकार जहाँ चाहे वहाँ से ज़मीन निकाल ले, और मैं बड़ी बात नहीं कहता, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है बरेली के अंदर। बरेली विकास प्राधिकरण एक व्यापारी बन गया है, सरकारी संस्था ना होके एक व्यापारी की तरह काम कर रहा है। किसानों से कॉलोनी डेवलप करने के नाम पे तो ज़मीन एक्वायर करी जा रही है। जो किसान ज़मीन नहीं देना चाहते उन्हें डरा के धमका के उनसे भी ज़मीनें ले ली गई। तो उद्योग धंधे लगाने के लिए या जनता को सहूलियत देने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए कौन सी दिक्कत थी ज़मीन एक्वायर करने में? बड़ी आसानी से ज़मीन की उपलब्धता हो सकती थी, मगर सरकार की नीयत हो तब ना। और आपको मैं ये बताऊं कि ये नया अस्पताल तो बनवाना दूर की बात, माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ 300 बेड का एक अस्पताल बनाया था खुर्रम घोटिया वाले रोड पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं सरकार बनाए हुए, आज तक उस अस्पताल को व्यवस्थित रूप से नहीं चला पाई है। तो चिकित्सीय व्यवस्थाएं वैसे भी सरकार में कतई फेल हैं। जो विभाग के मंत्री हैं केवल दिखावा करते हैं, छापे मारने में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मूलभूत ज़रूरतें जो हैं मरीजों की, डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है, मशीनें चल नहीं रही हैं, जनता हाहाकार जनता के अंदर मचा हुआ है। हमारी जब सरकार थी तो हमने दवाई भी मुफ्त की, जांचें भी मुफ्त की, और मरीजों को जितनी सुविधाएं दे सकते थे उतनी सुविधाएं सरकार ने दिलवाई। यहाँ तक कि हम लोगों ने 108 नंबर और 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा भी चलवाई थी। आज आप बताओ मुझे कोई एम्बुलेंस सेवा चल रही हो? जो गाड़ियां उपलब्ध कराई नहीं, आज कबाड़े में खड़े होकर जंग खा रही हैं। ये सरकार उनको डीजल तक मुहैया नहीं करवा पाई। गर्भवती स्त्री को लेने के लिए घर जाती थी एम्बुलेंस,
और उसके बाद डिलीवरी के बाद उस बच्चे को और उसकी माँ को घर पहुंचा के आती थी सरकार। उसे नकद पैसा भी उसके पालन पोषण के लिए मिलता था। इसी तरह से कोई दुर्घटना में घायल हो जाए तो उसके लिए भी तत्काल एम्बुलेंस सुविधा हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती थी। आज ये सरकार उसे डीजल तक नहीं उपलब्ध करा पाई। नतीजा ये हुआ कि एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से सरकार में ठप हो गई। तो ये इनका ध्यान ही नहीं, ये तो केवल लोगों को भ्रमित करना जानते हैं अच्छी तरह से। ये लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करते हैं और एक ही इनका हथियार है, एक ही इनका दांव है। ये केवल कम्युनल राजनीति करना जानते हैं, विकास करना इनके बस की बात नहीं है। गांव-गांव, सेक्टर-सेक्टर और जोन-जोन भारतीय जनता पार्टी महिला जन आक्रोश पद यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो भी इंडिया अलायंस है, उन सभी ने महिला आरक्षण का विरोध किया। वो नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े, राजनीति में आगे आएँ। इस वजह से अब वो जन आक्रोश पद यात्रा निकाली जा रही है। उस पद यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिए। बात अगर बरेली जनपद की बात हम करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उन्होंने कितनी विधानसभाओं में महिलाओं को टिकट दिया। सभासद, नगर पालिका और टाउन एरिया के चेयरमैन से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताएं कि कितना उन्होंने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। और समाजवादी पार्टी की स्थिति आप उठा के देख लें, चाहे लोकसभा के सदस्यों की स्थिति देखें, चाहे विधानसभा चुनावों की स्थिति देखें, और चाहे बरेली जनपद में टिकट देने की बात हो, तो समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया है, बराबर टिकट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करना चाहते हैं। हकीकी ये थी कि जब महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पास हो चुका है, तो ये असलियत ये थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान संशोधन की मांग करना चाहते थे और संविधान संशोधन में इस तरह का प्रावधान कर रहे थे जिसे सांसदों ने समझा और जिससे इनका निजी लाभ होता उसको सांसदों ने समझ लिया और इनका जो है संशोधन विधेयक फेल हो गया। परिसीमन को लेकर थोड़ा मतभेद था। तो आपको नहीं लगता कि आज जो लोकसभा का क्षेत्र है सांसदों के पास वो बहुत बड़ा है, छोटा होना चाहिए? देखिए, हर पार्टी के अपने अपने रणनीतिकार हैं और इस पर बहुत विस्तृत और मजबूत अध्ययन वो लोग करते हैं। हमारी पार्टी के भी जो रणनीतिकार हैं उन्होंने अध्ययन किया है और ये निर्णय बड़े स्तर का निर्णय है। इसमें हम लोगों के स्तर की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्याय मिले, ज़्यादातर लोगों को सुख सुविधाएं मिलें और सांसद निधि का या सांसद से लोग आसानी से मिल सकें, इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि बरेली में हमारे यहाँ 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। आंवला लोकसभा क्षेत्र भी इसी के क्षेत्र में बरेली जनपद में आता है, बरेली लोकसभा क्षेत्र, और एक विधानसभा हमारी पीलीभीत क्षेत्र भी पड़ती है। तो मैं समझता हूं कि 3 लोकसभाओं का क्षेत्र कोई बड़ा नहीं है बहुत, और हमारे सांसदों की उपलब्धता भी बड़े आसानी से हो जाती है। बाकी जब राष्ट्रीय स्तर पर जो परिसीमन आयोग बनेगा वो इस बारे में निर्णय लेगा और मैं समझता हूं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले, इस बात का सांसद सभी ध्यान देखिए, आपसे बात करते करते समय कब निकल रहा है पता नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय भी हो चुका है। आखिर में आपसे बस एक सवाल यही है, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की तमाम कमियां आपने गिनाई, आपने कहा उनका इस ओर ध्यान नहीं है, मगर जब आपका ध्यान है इस ओर तो आप कब धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे? अभी 5वां दिन आज अध्यक्ष बने वो तो हुआ 5वां दिन है, मगर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, इस चेयर की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि समाजवादी पार्टी अब सड़कों पे ही दिखाई देगी। जनता का कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचेगा जो उनका हित कहीं प्रभावित हो रहा हो और समाजवादी पार्टी सड़कों पर ना उतरे। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, बिजली की अव्यवस्था है, ये तमाम ऐसे सारे मुद्दे हैं जिस पर लगातार समाजवादी आपको सड़कों पर संघर्ष करते नजर आएंगे। अब देखिए, आपने सभी जो सवाल पे जवाब बहुत बाकी से दिया, एक आखिरी सवाल है, पूछ लो। बिल्कुल। वो ये सवाल है जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं शिवचरण कश्यप जी, तो लोगों का ये कहना है वो नाराज़ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं पे, ऐसा लोगों को कहना है। और वो ऑन रिकॉर्ड कमेंट में भी काफ़ी लोगों ने कहा है, मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो क्या कोई मतभेद है पार्टी से, क्या हुआ? नहीं, ये किसी ने गलत जानकारी दी है। परसों माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बरेली आए थे, वो बराबर
फतेहगंज पूर्वी में उनसे हम लोगों ने रिसीव किया उन्हें, वो बराबर पूरे समय हम लोगों के साथ रहे। वीडियो फुटेज से लेकर फोटोग्राफ्स तमाम इस बात का एग्जाम्पल हैं। तो कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। पूरी पार्टी पहली बार आपको एक लंबे अरसे के बाद एकजुट दिखाई देगी और सारे नेता इकट्ठे होकर इस बार बरेली की 9 की 9 सीटें जिताएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। देखिए, आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बरेली टीवी मैं तो लगातार देखता हूँ, अच्छे सवाल भी करती है और गांव-गांव घूमकर जिस तरह से जन समस्याओं को उठा रहे हैं, मैं आपके इस प्रयास को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से इससे अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जो आपकी कोशिश है कि जनता की समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण हो, निश्चित रूप से इससे उसका जनता को लाभ मिलेगा। आपको इस कार्य के लिए बहुत-बहुत बधाई। साथियों, तो अभी आज जैसा आप देख रहे थे हमारे साथ थे साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे थे हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नए जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव जी। जो बात हुई सभी सवालों का जवाब में मिला है और अभी 5 दिन हुए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा बीच बीच में और भी बात होती रहेगी। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।